नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हल्द्वानी की सेहत पर हम बात करने वाले हैं। हल्द्वानी वासियों की सेहत, पूरे पहाड़ की सेहत का दारोमदार भी हल्द्वानी के ऊपर है। तो पूरे हल्द्वानी का जो हेल्थ सिस्टम है, जो यहाँ का स्वास्थ्य है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो कितना तेजी से बदला है पिछले 20 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कितने बड़े बड़े बदलाव आए हैं यहाँ के हेल्थ सेक्टर में, उस पर हम बात करेंगे। तो गणेश जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दैनिक जागरण में सीनियर पत्रकार हैं और पिछले 15 सालों से हेल्थ बीट कवर कर रहे हैं। जैसा कि अखबारों में अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं जिसको कवर किया जाता है, तो लगातार 15 सालों से हल्द्वानी की हेल्थ को कवर कर रहे हैं। हम सबके सामने हेल्थ संबंधी खबरें ला रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हल्द्वानी कितना बदल गया है, कितनी यहाँ पर सुविधाएं हुई हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। गणेश जी, कितना बदला है हल्द्वानी अगर हेल्थ के नजरिए से देखें? हम बात करें हेल्थ सिस्टम की, तो अगर हम सीधे सीधे बदलाव की बात करें तो बहुत कुछ बदला हुआ है। जितना बदलना चाहिए था उतना तो नहीं बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदला है। जैसे कि आपने खुद कहा कि पूरे कुमाऊं का जो भार है हेल्थ सिस्टम का, जो रीढ़ है वो हल्द्वानी है। सभी जगह से हल्द्वानी इलाज कराने आते हैं। अब बात करें सरकारी और प्राइवेट सिस्टम, दोनों सिस्टम यहाँ पर बड़े हैं। अब जैसे कि प्राइवेट 2006-07 की बात करें तो 2-3-4 छोटे छोटे हॉस्पिटल थे, एक आध बड़े हॉस्पिटल थे, और उसमें भी सभी डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते। जो सुपर स्पेशलिटी की हम बात करते हैं तब वो नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज प्राइवेट हॉस्पिटल जिस गति से बड़े हैं, जो उनका विस्तार हुआ है, उसमें तमाम तरह के जो सुपर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और बेहतर इलाज भी कर रहे हैं। और जहां तक हम सरकारी सिस्टम की बात करें, तब एक बेस हॉस्पिटल हुआ करता था और महिला अस्पताल। वहां पर कुछ सुविधाएं थी, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी मिलनी चाहिए थी। धीरे 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 उनमें सुविधाएं बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, मशीनों के लेवल पे और मेन पावर के लेवल पे भी वृद्धि हुई। जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। जैसा कि महिला हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, करीब 40 साल पुराना हॉस्पिटल है। वो सिर्फ 30 बेड का बना हुआ था तब। वहाँ पे नाम मात्र के 2-3 डॉक्टर और कुछ स्टाफ, महिला चिकित्सा, वहाँ पे अधीक्षक, और यही क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भार है। पूरे कुमाऊं का एकमात्र वो महिला हॉस्पिटल है और वहाँ पे महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ने, पहले तो घर ही में डिलीवरी हो जाती थी, और जैसे कि मातृ शिशु मृत्यु दर जैसे कम करने के लिए तमाम अभियान चले, हॉस्पिटल जननी सुरक्षा योजना चली, तो हॉस्पिटल में भी लोड बढ़ गया, जागरूकता बढ़ी, तो महिलाएं सुरक्षित प्रसव के लिए महिला हॉस्पिटल जाने लगी। तो लगातार वहाँ संख्या बढ़ गई। जहाँ पहले 20, 30, 40, 50 महिलाएं डिलीवरी के लिए आती थी, अब वहाँ फिर 250, 300, 400 प्रति माह तक संख्या पहुँचने लगी। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई। कई साल बाद लगा कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जब लोगों ने आवाज़ उठाई, यहाँ आंदोलन हुए, क्योंकि वहाँ पे मरीजों को रेफर करना पड़ जाता था। प्रसव पीड़ा जैसी दिक्कतों में वहाँ पे आती थी, उसके बावजूद उसे रेफर होना पड़ता था ठीक समय पे। किसी को ब्लड का इंतजाम करना है, तमाम तरह की दिक्कतें होती थी। अब कहाँ जाएं, उस समय मेडिकल कॉलेज का भी उतना बड़ा अस्तित्व नहीं था, तो किसी को दूसरे शहरों में रुक करना पड़ता था। आज वो बहुत बड़ा 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है और वहाँ पे तमाम डॉक्टर भी नियुक्त हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे जो अभी पद सृजित हैं मानक के अनुसार, वो अभी नहीं है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट भी वहाँ पर खुल गया है, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टरों की अभी ज़रूरत है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, उसकी क्या स्थिति है? वो कितना बदला है इन 8-10 सालों में? जी, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के तहत सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ND तिवारी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उन्होंने बड़ा एक कॉन्सेप्ट, बड़ा विजन लेके यहाँ पे डॉक्टर सुशीला अपनी पत्नी के नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल खोला था। शुरुआत में कैंसर हॉस्पिटल के नाम से उसे जानते थे कि कैंसर का इलाज होगा। फिर एक संपूर्ण एक अस्पताल वो तैयार हुआ, उसके बगल में स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल भी बना, वहाँ पे कैंसर के इलाज होने लगा। धीरे धीरे वहाँ पे सुविधाएं कम थी। फिर MBBS 2000 राज्य बनने के 2-3 साल बाद फिर वहाँ पर MBBS की 100 सीटें शुरू हो गई, और आज जो है PG की 60 सीटों में PG हो रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले कुछ ज़्यादा सीटों पर PG हो रहा था। कुछ डॉक्टरों की कमी, वहाँ पे 20% डॉक्टरों की कमी अभी भी है। लेकिन हम 10 साल की बात करें तो बहुत वृद्धि हुई है। जो वहाँ पे पहले डॉक्टर की स्पेशलिटी कम थी, अब वहाँ पे न्यूरोसर्जन भी हैं, प्लास्टिक सर्जन भी हैं, एक यूरोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, और तमाम अन्य स्पेशलिटी के लिए लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं। लेकिन कुछ पॉलिसी लेवल पे या कहीं कुछ थोड़ी सी दिक्कतें और हैं जिसे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और बेहतर हो सकता है अभी।
जी, तो सरकारी में तो मुझे लगता है कि इतना ही शायद है ढांचा, अगर कहें तो प्राइवेट भी बहुत दिन प्रतिदिन विस्तार पा रहे हैं। कई बार बाहर के जो डॉक्टर हैं वो अपना खास दिनों में यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। कई हॉस्पिटल्स अपना सर्वे भी कर रहे हैं, जैसे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर भी यहाँ पर बीच में बैठने लगे थे। तो क्या सब लोग मान रहे हैं कि ये एक बड़ा मार्केट है हेल्थ के लिहाज से? तो एक तरह से हेल्थ माफिया मैं जो कहूँ कि क्या उसके लिए भी एक मुफीद ज़मीन तैयार हो रही है हल्द्वानी में? उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे बुराइयाँ भी आती हैं। तमाम अभी तक हमने अच्छाई की बात करी कि तमाम डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी लेवल पे हो, लेकिन सब कुछ अच्छा ही है ऐसा नहीं है। तमाम जो आपने शब्द इस्तेमाल किया माफिया का, हम पूरी तरह उसको तो नहीं कह सकते, लेकिन तमाम लोग उसके साथ ऐसे माफिया टाइप के लोग जुड़े हुए हैं हेल्थ सिस्टम को, जो पूरी तरह कारोबार बना लिया है। और चाहे दवाइयों से खेल से लेके कमीशन खोरी के, जो एक ब्लड जांच होती है तो उसमें भी कमीशन, अन्य जांचें होती हैं उसमें भी कमीशन, तमाम चीज़ें, एक जो मरीज कमीशन खोरी के चक्कर में उलझ गया है। तो उस तरह की जो थोड़ी दिक्कतें हैं कुछ डॉक्टरों की वजह से, कुछ हॉस्पिटल की वजह से, जो पूरा एक मार्केट बन गया है, जो उस तरह से माफिया उसमें जुड़े हुए हैं, उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। उससे और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो दूषित हो रहा है। जी, अगर जैसे बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पे आएंगे तो एक तरह से तो सहूलियत है कि चीज़ें विकेंद्रीकृत होंगी, हर कोई दिल्ली दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा हर किसी को बड़े किसी सर्जरी के लिए, बड़े ऑपरेशन के लिए। अगर बृजलाल जैसे, मैक्स जैसे अगर हॉस्पिटल यहाँ पे आते हैं तो, लेकिन क्या आम आदमी तक पहुँच है इन अस्पतालों की? सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की तो बात कही, केंद्र सरकार ने बहुत पहले उसे नियम बनाया था। पिछले मैं 5 साल से देख रहा हूँ राज्य सरकार उसे लागू नहीं कर पाई है। अब डॉक्टरों का कहना है कि, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो हमें छोटे क्लिनिक, छोटे अस्पताल वो सब बंद करने पड़ जाएंगे। एक बड़ा मैक्स और जो मेट्रो, गंगाराम जैसे बड़े, जो अपोलो जैसे बड़ा स्ट्रक्चर वाले अस्पतालों को ही अनुमति मिलेगी, वो ही मानक पूरा कर पाएंगे, जिसमें आम आदमी के लिए इलाज पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खर्चा इतना बढ़ जाएगा। सरकार को एक्ट को लागू करने के साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तमाम जो गरीब लोग हैं जो महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, जिनको अपने परिवार के किसी सदस्य की जान बचाने के लिए अपने जेवर बेचने पड़ जाते हैं, अपने घर सब कुछ बेचना पड़ जाता है, ऐसी नौबत ना आए इस तरह के अस्पतालों में जाने पर। उसके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। जहां तक आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान एक अटल आयुष्मान योजना चलाई है, बेहतरीन योजना है, लेकिन अभी भी उसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी स्तर पर सारी सुविधाएं अभी नहीं हैं, सारी स्पेशलिटी नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट में जाना मजबूरी है। और प्राइवेट अस्पतालों ने उस योजना को अपने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जितना हमारा खर्चा है उस अनुरूप ये सरकार हमें इस योजना के तहत पैसा नहीं दे रही है। तो इसीलिए चंद अस्पताल हैं जिसमें नामात्र की सुविधाएं हैं, वो उन्हीं अस्पतालों ने ही अटल आयुष्मान योजना पंजीकृत कराया है। एक भरोसा जो होता है ना डॉक्टर पे, डॉक्टर तो भगवान होता है आम आदमी के लिए, वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटा है और लगातार टूट भी रहा है। कई बार हमलों की खबरें भी आती हैं डॉक्टर्स पे। किसकी गलती पाते हैं आप? डॉक्टर्स पे बर्डन भी है एक तरह से, लेकिन एक तरह से जो मरीज है उसका भी एक पक्ष है कि आपने सही इलाज नहीं किया। पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन पहले बहुत अच्छा होता था। डॉक्टर जो कुछ भी कहे पेशेंट उसे मानता था, उसकी बात को कभी डिनाई नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। एक डॉक्टर अगर कोई मरीज को देखता है, वो मरीज उससे सेटिस्फाई नहीं होता, वो 4 जगह जो है 4 डॉक्टरों के पास जाके फिर वो वेरीफाई करता है कि हाँ ये सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, उन्होंने सही कहा नहीं कहा। इस विश्वास को केवल एक व्यक्ति से की वजह से नहीं टूटा है, ये पूरी व्यवस्था की वजह से यह विश्वास विखंडित हुआ है, टूटा है, या दूरियां बढ़ी हुई हैं। और तभी तो जो लगातार मामले सामने आते हैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच लड़ाई के, यही बड़ी वजह है। जब विश्वास ही नहीं होगा तो फिर चीज़ों को हम समझेंगे नहीं, क्योंकि आधी बीमारी का इलाज तो डॉक्टर के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर वो जो राय देता है मनोवैज्ञानिक तरीके से हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, और लगातार डॉक्टर और एमबीबीएस पहले जो कोर्स है उसमें भी एथिक्स पढ़ाए जाए, मेडिकल एथिक्स में भी है कि अब पेशेंट के साथ रिलेशन बनाना है। लेकिन अब जो नए स्टूडेंट हैं या मेडिकल के पढ़ने वाले, उस चीज़ को समाज के अन्य वर्गों ने भी उसे डिनाई किया है, और उसी तरह से मेडिकल के स्टूडेंट ने भी जो रिलेशन है, जो एथिक्स हैं, जो रूल हैं उसको भी
एक्सेप्ट नहीं किया है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसी वजह से जो आर्थिक पहलू यानी कि जो सबसे ज्यादा हावी हो गया, उसकी वजह से हमारे रिश्ते भी खत्म हो गए हैं। गणेश जी, कोरोना काल में किस तरह से यहाँ का पूरा हेल्थ सिस्टम एक्टिव रहा, आपने कवर किया होगा, थोड़ा सा कुछ बताएं उस दौर के बारे में। कोरोना काल में राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल है, उसे कोविड अस्पताल बना दिया गया था। अच्छा किया, अस्पताल बनाया। वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं, एक नॉर्मल, क्योंकि कोरोना में कोई ऐसा तो था नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो सामान्य बुखार थे, उसके अलावा अन्य पेशेंट भी जो कोरोना वो दिक्कत उठते, वहाँ पे शुरुआत में बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, बाद तक तमाम दिक्कतें भी आई। और प्राइवेट हॉस्पिटल का रोल उस समय बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहा। तमाम हमने खबरें भी प्रकाशित करी कि अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको तब तक ट्रीट नहीं किया गया, उसका कोरोना टेस्ट लाओ और वो सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक उसकी मौत हो गई। ऐसे भी तमाम केस आए। तत्कालीन डीएम ने जांच कमेटी भी गठित की, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि हमने शासन में भेज दी है। और लेकिन वैसे देखा जाए ओवरऑल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण जोशी जी हैं और प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी भैंसुड़ा, उनके निर्देशन में बहुत कुछ काम हुआ। मेडिसिन डिपार्टमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया उसने, लोगों को, मरीजों की सेवा दी। लेकिन जो एक दूरी बढ़ गई थी कि मरीज के पास नहीं जाना था, डॉक्टर तो अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन जो सबऑर्डिनेट स्टाफ था कुछ जगह, कुछ स्टाफ, तो उसकी वजह से तमाम दिक्कतें भी आई कि मरीज को समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाई या कुछ चीज़ें दिक्कतें हुई। उनके साथ जो अन्य कर्मचारियों का, पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है, उसका जो रिलेशन होना चाहिए था, जो अटैचमेंट होना था, वो नहीं मिल पाया। उसकी वजह से भी तमाम मरीजों को दिक्कत हुई और बड़ी दिक्कत सामने आई उस तरह से। चलते चलते थोड़ा सा जानना चाहते हैं अपने लिसनर्स के लिए कि हल्द्वानी में इस वक्त कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं, कौन कौन सी सर्जरी यहाँ पर हो सकती हैं बड़ी, जिसके लिए हमको दिल्ली या बड़ी जगहों पर न जाना पड़े, देहरादून न जाना पड़े। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, मोटा मोटी जो मेन हम कहेंगे? जहाँ तक बात करें यहाँ पर सुविधाओं की, तो बहुत कुछ सुविधाएं हो चुकी हैं। न्यूरो सर्जरी का देखें तो हेड इंजरी से संबंधित और ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और किडनी से संबंधित बीमारियों का यहाँ पे है। और गैस्ट्रो की जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो अभी अच्छे यहाँ पे नहीं उपलब्ध हैं। उसकी वजह से मैं 2-3 दिन पहले ही मैं देख रहा था, एक पेशेंट रानीखेत से आया, बहुत क्रिटिकल, 2-3 बड़े प्राइवेट अस्पताल में गया, वहाँ से उसे रेफ़र किया गया। सुशीला तिवारी में वो सुविधा नहीं है, गैस्ट्रो का कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो उसे फिर सीधे बरेली जाना पड़ा। और क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब होती, तो इसलिए मरीज को वहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है, कई बार जान का खतरा भी होता है। तो सुविधाएं बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। और औरतों में तमाम सुविधाएं, हड्डी से संबंधित जुड़ी सुविधाएं यहाँ पर मिलने लगी हैं। मेडिकल कॉलेज में वैसे तमाम डिपार्टमेंट खुल गए हैं, कुछ एक डिपार्टमेंट हैं जो खुलने बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि जो स्पेशलिटी और बेहतर होनी चाहिए थी वो और विस्तार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल में सबसे ज़्यादा शोध होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, उसे हम और बेहतर तरीके से हल्द्वानी में भी लागू करें। केवल काम चलाओ व्यवस्था, कई जगह स्पेशलिटी तो होती है लेकिन वो पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ दक्ष नहीं होता है, उसकी वजह से भी मरीज की जान का खतरा रहता है। ये सुविधाएं भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से में ये सुविधाएं भी बेहतर हो सकें। गणेश जी, एम्बुलेंस को लेकर मुझे लगा कि यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। अक्सर जब मैं आती हूँ ऑफिस को तो 1-1, 2-2, 3-3 तो दिखी जाती हैं रोड में, और इतनी ट्रैफिक का सामना उनको करना पड़ता है। ना तो लोग उनको रास्ता देते हैं और नहीं पुलिस की तरफ से कोई जल्दी एक्शन दिखता है कि वो जल्दी से उस रूट की गाड़ियों को आगे जाने दें। तो लाल बत्ती है तो जली है। तो आप बताएं क्या है यहाँ पर स्थिति एम्बुलेंस की? एम्बुलेंस को रास्ता देने की बात सिविक सेंस का होता है। जब तक लोग जागरूक होंगे कि मुझे किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है या बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस में जा रहा है, उसे रास्ता देना है, अपनी गाड़ी तुरंत किनारे कर लेनी है, यह सिविक सेंस अभी थोड़ा कम है हल्द्वानी में। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हर व्यक्ति के अंदर इतनी संवेदनशीलता आएगी कि मुझे ये काम करना है, तभी होगा। हाँ, जहाँ तक पुलिस की बात है, थोड़ा बहुत, क्योंकि बिना कानून के डंडे से लोग मानते नहीं हैं। पुलिस को भी और हमारे प्रशासनिक सिस्टम को भी इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। अगर कोई एम्बुलेंस गाड़ी जा रही है तो अगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा है तो तुरंत अन्य गाड़ियों को रोककर उसे पहले रास्ता देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हल्द्वानी वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हेल्थ ऑफ पॉइंट व्यू के नज़रिए से? मैं तमाम डॉक्टरों का जब बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, सभी यही कहते हैं कि अपनी जीवन शैली दुरुस्त रखें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है, व्यायाम करें और कोशिश करें कि डॉक्टर के पास ही न जाना पड़े। तो उसके लिए अपने एक जीवन शैली, खान पान और व्यायाम, ये सब चीज़ें हैं, उसको दुरुस्त रखनी है।
हम हेलो डॉक्टर के नाम से कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें तमाम बीमारियों के कारण, लक्षण, बचाव, उपचार, निदान के बारे में भी चर्चा करते हैं। लोग फ़ोन करते हैं, उसका हम जवाब डॉक्टर के माध्यम से दिलवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरा संदेश। जी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना लंबा जो अनुभव था वो हमारे श्रोताओं के साथ में साझा किया। हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी स्टूडियो में आते रहेंगे और छोटी छोटी हेल्थ की चीज़ों पर हम बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर ये आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है। तो इसी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।